नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवांशिकता एवं वातावरण। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो हमारी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है वो डेवलपमेंट पर जो है अपना प्रभाव डालते हैं। मतलब जो आनुवांशिकता या वंशानुक्रम है उसका जो विकास है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हेरिडिटी है ये क्या होती है। हेरिडिटी जो है ये स्टैटिक है, मतलब स्थिर है, फिक्स्ड है और अनचेंजेबल है। इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि जैसे बच्चा है वो पैदा हो गया तो उसके अंदर क्या है, जो भी उसके पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से जो भी गुण या जीन्स आने थे वो आ चुके हैं। अब हम उनको क्या कर सकते हैं, बदल नहीं सकते, वो फिक्स्ड है। तो इसलिए जो हेरिडिटी है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है, स्टैटिक होती है। मतलब आप चाह कर भी उस चीज़ को क्या है, चेंज नहीं कर सकते। जो वंशानु जैसे वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। अब ये नहीं है कि जो आपके पेरेंट्स हैं सिर्फ़ उन्हीं के जीन्स या उन्हीं की कुछ ऐसी चीज़ें आपके अंदर आएँगी, बल्कि जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं या दादा-दादी, नाना-नानी हैं, उनके गुण भी आपके अंदर आ सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, ये चीज़ें हेरिडिटी से रिलेटेड होती हैं और हो सकता है एक पीढ़ी में स्किप होकर दूसरी पीढ़ी में देखें। और इससे रिलेटेड जो है एक डेफिनेशन है जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है, वो है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। मतलब हेरिडिटी जो है वो क्या है, जो भी बच्चे की जन्मजात विशेषताएं होती हैं, मतलब जन्म के साथ उसके अंदर जो भी विशेषताएं करेक्टरिस्टिक्स आती हैं वो क्या है, उनका हेरिडिटी का जो है पूर्ण योग होती हैं। और ये बात कही है B.N. झा ने। और हेरिडिटी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो सीटेट जून 2011 में पूछा जा चुका है। वो है आनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। अब आपको बताना है कि जो आनुवांशिकता है, हेरिडिटी है, वो किस टाइप की सामाजिक संरचना है, मतलब सोशल स्ट्रक्चर है, किस टाइप का है वो। गौण है या गत्यात्मक है, स्थिर है मतलब स्टैटिक है, या प्राथमिक प्राइमरी है। तो हमने जो हेरिडिटी की डेफिनेशन है उसमें पढ़ा कि हेरिडिटी क्या है, फिक्स्ड है, स्टैटिक है, क्योंकि इसको हम चेंज ही नहीं कर सकते। हम चाहकर भी इस चीज़ को क्या है, चेंज नहीं कर सकते। बच्चा पैदा हो गया है, उसके अंदर क्या है, वो जीन्स जो आने थे वो आ चुके हैं, अब हम उन जीन्स को निकाल नहीं सकते, वो फिक्स्ड है। तो इसका क्या होगा, आनुवांशिकता को किस टाइप की सोशल स्ट्रक्चर माना जाता है, वो कौन सी है, स्थिर, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक। तो इसका सही आंसर होगा स्थिर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है। और एक बात ध्यान में रखिएगा, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं लेकिन उनमें बीच में ऐड कर दिया जाएगा नहीं। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक नहीं है, और हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन पढ़ते हैं और जो लास्ट में नहीं दिया होता है उसको स्किप कर देते हैं और क्वेश्चन का आंसर आते हुए भी गलत कर देते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को है क्या है, ध्यान से पढ़ना है। और एक और मेन बात, हम क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन है इसका एक ऑप्शन पढ़ेंगे और हमें लगा कि ये सही है तो हम क्या करेंगे, जल्दी से हमारी OMR शीट पर जो है फिलअप कर देंगे। ये भी गलत बात है, क्योंकि ये जो पेडागोजी सेक्शन है आपकी CDP है, इसमें क्या है, जो ऑप्शंस होते हैं वो हाईली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। और हम एक ऑप्शन को पढ़कर जो है उसका आंसर नहीं कर सकते। चारों ऑप्शन को पढ़ना ज़रूरी होता है और उन चारों में से जो सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसको टिक करना है। अब जैसे इसमें बोला गया है कि जो हेरिडिटी से संबंधित फैक्टर कौन है इनमें से, तो आँखों का रंग। मतलब जब हम पैदा हो गए, जो हमारी आँखों का रंग है वो तो फिक्स होगा, चेंज तो होगा नहीं बाद में। तो क्या वो हेरिडिटी से रिलेटेड है? सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी। अब ये तो जैसे जन्म होता है, बच्चा समाज में जाता है, सोशल बनता है, तो उसी के बाद क्या करता है, सोशल जो भी गैदरिंग या एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट है समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिभूति। अब जो भी उसके एज ग्रुप है या क्लासमेट है, उनके समूह के प्रति उसकी अभिभूति, ये क्या हेरिडिटी से रिलेटेड है? चिंतन पैटर्न, मतलब जो थिंकिंग पैटर्न है
क्या ये हेरिडिटी से रिलेटेड है? अब हमने चारों ऑप्शंस पढ़ लिए और हमें ये भी पता है कि आनुवांशिकता क्या होती है, वो होती है स्टैटिक, फिक्स्ड होती है, वो चेंज नहीं कर सकते। तो जैसे सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, ये चेंज होती रहती है। सेकेंडिज़्म का ये भी चेंज हो जाता है। चिंतन पैटर्न, ये तो जन्म के बाद हमारे अंदर आता है। जैसे हमारा विकास होगा, जिस टाइप का हमें एनवायरनमेंट मिलेगा, ये सब चीज़ें जो है उसके साथ आती हैं। लेकिन जो हमारे आइज़ का कलर है, आँखों का रंग है, वो क्या है? जैसे बच्चा पैदा होता है उसकी आँखों का रंग काला, भूरा, नीला जो भी होना होता है वो होता है। वो फिर चेंज नहीं होता थ्रू आउट लाइफ़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आँखों का रंग। फिर है हमारा एनवायरनमेंट। अब हेरिडिटी तो फिक्स है, लेकिन जो एनवायरनमेंट है वो क्या होता है? वो डायनामिक होता है, मतलब परिवर्तनशील है। हम किसी भी बच्चे का जो है एनवायरनमेंट जो है वो फिक्स नहीं कर सकते। एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। जैसे-जैसे बच्चा इधर से उधर जाता है, उसका क्या है एनवायरनमेंट खुद ही चेंज होता रहेगा। स्कूल में कुछ और एनवायरनमेंट होगा, घर में कुछ और एनवायरनमेंट होगा, तो जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होता रहेगा। परंतु जो डेवलपमेंट है, उसमें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही मेन रोल प्ले करते हैं। क्योंकि इन दोनों के बिना जो है बच्चे का विकास संभव ही नहीं है। और आप ये भी नहीं बोल सकते कि हेरिडिटी 40% एनवायरनमेंट का 50% रोल है, नहीं। इन दो ये जो प्रोडक्ट है डेवलपमेंट जो है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या है प्रोडक्ट है। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट जो हम इसमें पढ़ेंगे वो हम क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है और कई बार क्रोमोसोम से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। क्रोमोसोम्स का मतलब होता है गुणसूत्र। जो हमारे अंदर है कितने गुणसूत्र होते हैं? वो होते हैं 46, 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर गुणसूत्रों की संख्या पूछें तो 46 होगी और गुणसूत्र जोड़ों की संख्या पूछें तो वो 23 होगी। 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। अब जो 23 पेयर हैं वो भी क्या है फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड हैं। एक तो हमारा आ गया 22 ऑटोज़ोम्स और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम। अब जो 22 ऑटोज़ोम्स होते हैं, ये जो 22 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, वो क्या होते हैं? वो सेम होते हैं, लेकिन जो एक अलग पेयर बच गया 23 जिसको हम सेक्स पेयर भी कहते हैं, वो मेन होता है। मतलब मेन तो ये भी होते हैं, लेकिन ये जो 1 सेक्स पेयर है, इसी से सेक्स डिसाइड होता है कि जो बच्चा पैदा होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेल फीमेल की। अब मेल जो लड़के होते हैं, बॉयज़ होते हैं, उनमें होता है एक्स वाई क्रोमोसोम्स। ये इम्पॉर्टेंट है। मेल्स में कौन-सा होता है? एक्स वाई क्रोमोसोम होता है और जो फीमेल है उनमें एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। अब ये हेरिडिटी से रिलेटेड है तो ज़ाहिर-सी बात है ये फ़िक्स है कि मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम होगा और फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम होगा। अब जैसे मान लो लड़के का जो है एक्स क्रोमोसोम और लड़की से तो फिक्स है एक्स ही आएगा, एक्स क्रोमोसोम आता है, मतलब दोनों हो गए एक्स एक्स क्रोमोसोम। जब एक्स एक्स क्रोमोसोम मिलेंगे तो जो बच्चा पैदा होगा वो फीमेल होगा, लड़की होगी। और जब लड़के से बाई क्रोमोसोम आएगा और लड़की से तो एक्स ही आना है, तो जो बाई एक्स क्रोमोसोम है वो जब मिलेंगे तो जो बच्चा पैदा होगा वो मेल होगा, मतलब वो लड़का होगा। तो मतलब जैसे हमारे समाज में एक बोलते हैं या किसी की लड़की हो गई तो उस लेडी को ब्लेम करते हैं कि इसकी वजह से लड़की हो गई। हालाँकि ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है। हमारे समाज में जो है ये चलती आ रही है पीछे से, लेकिन ये गलत है क्योंकि आज के टाइम में क्या है लड़का-लड़की सब बराबर हैं। लेकिन जब कोई बोल ही देता है कि हाँ, किसी की लड़की पैदा होगी कि और लेडी ऐसी है, इसकी सिर्फ़ लड़कियाँ पैदा होती हैं, तो उसमें जो ऐसे बात करें तो उसमें उस लेडी का तो कोई रोल होता ही नहीं है। क्योंकि उसका तो फ़िक्स है, उसके पास से जो है एक्स एक्स क्रोमोज़ोम ही आएँगे। लड़का या लड़की होना है वो तो डिपेंड करेगा लड़के के ऊपर, क्योंकि लड़के से एक्स क्रोमोसोम आएगा तो लड़की पैदा होगी और वाई आएगा तो लड़का पैदा होगा। तो मतलब लेडीज़ को तो किसी भी हालत में जो है ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें तो उसका तो है ही नहीं बेचारी का कोई। पर ब्लेम तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज के समाज में भी हम अगर इस टाइप की बात करेंगे तो फिर बहुत ही पिछड़ी सोच हो गई वो।
क्योंकि आज जो है हर फील्ड में आप कहीं भी देख लो दोनों इक्वल हैं और किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं ट्विन्स की। अब कई बार क्या होता है किसी के ट्विन्स बच्चे पैदा हो जाते हैं, ट्विन्स मतलब जुड़वा पैदा पैदा हो जाते हैं। अब ट्विन्स भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो आपका हो गया आइडेंटिकल ट्विन्स और दूसरा हो गया फ्रैटर्नल ट्विन्स। अब जो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, वो कैसे ट्विन्स होते हैं? वो दिखते सेम हैं और उनका जो सेक्स होता है वो भी कैसा होता है? सेम होता है और इनको मोनोज़ाइगोटिक भी कहते हैं। मोनोज़ाइगोटिक मतलब हो गया ये सिंगल सेल से जो है फर्टिलाइज़ होते हैं और ज़्यादातर इनकी जो आदतें, हैबिट्स होती हैं वो भी सेम होती हैं जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं और जेनेटिकली तो सेम होते ही हैं। दूसरा है आपका फ्रैटर्नल ट्विन्स। फ्रैटर्नल ट्विन्स जो हैं ये डाइज़ाइगोटिक होते हैं। इनको डाइज़ाइगोटिक ट्विन्स भी कहते हैं। मतलब डाई जैसे डाई से पता लग रहा है 2। ये 2 सेल्स जब फर्टिलाइज़ होते हैं तो फ्रैटर्नल ट्विन्स पैदा होते हैं और आइडेंटिकल में सिंगल सेल से। अब ये जो डाइज़ाइगोटिक हैं या फ्रैटर्नल ट्विन्स हैं ये क्या हैं? ये दिखने में सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं और ज़रूरी नहीं है इनका सेक्स डिफरेंट ही हो, इनका सेक्स जो है वो डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। इनकी आदतें जो हैं सेम भी हो सकती हैं और अलग भी हो सकती हैं। तो इस वीडियो में जो है हमने टॉपिक कवर किया हेरिडिटी और एनवायरनमेंट और साथ में हमने जो क्रोमोसोम्स हैं उनके बारे में भी पढ़ा और लास्ट में हमने ट्विन्स जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनके बारे में भी पढ़ा। तो इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।